दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पंजाब वह राज्य है जो दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दूर है। क्या पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में बहुत दूर है? इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करते हैं आपके सहयोग से। आपको वीडियो कैसा लगता है, पसंद आता है? आप हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ भी संभावनाएं बन रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कई कारण है, मैं उन कारणों पर बारी बारी से आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है मित्रों कि पंजाब की दो प्रमुख राजनीतिक दल, जिसके इर्द गिर्द सत्ता आजादी के बाद से लेकर अब तक घूमती रही है, आज वो दोनों दल बहुत बुरी स्थिति में है। और वही कारण है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब जैसे राज्य, जहां माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब बहुत दूर है, पंजाब की डेमोग्राफी के लिए भारतीय जनता पार्टी सूटेबल नहीं है, उस पंजाब राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अभियान के बल पर, लगातार अपनी रणनीति के बल पर असंभव को भी संभव बनाने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। माना यह जा रहा, आपने देखा कुछ दिन पहले एच.एस. फुल्का मित्रों कोई नाम नहीं है, केवल एच.एस. फुल्का वो चेहरा है जिसने पंजाब में सिख 1984 में जो सिखों के साथ घटना घटी थी, उन सिख पीड़ितों को न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला चेहरे का नाम है एच.एस. फुल्का। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब की धरती से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देने वाला सरदार बेअंत सिंह के पोता रवनीत सिंह बिट्टू आज भारतीय जनता पार्टी में है। मित्रों, पंजाब में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? दलितों की। और लगभग 34 से 38% की आबादी है दलित समुदाय की। संत निरंजन दास, आपको पता है पंजाब की जो दलित राजनीति है उसमें डेरा का कितना महत्व है, रविदासी समुदाय। मित्रों, संत निरंजन दास, याद कीजिए, संत निरंजन दास को इसी वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनके पद्मश्री सम्मान की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री उनके डेरा में पहुंच जाते हैं उनका गुणगान करने के लिए, यशोगान करने के लिए। आप देखिए, पंजाब में चुनाव तो मित्रों 1 साल बाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे पंजाब में व्यूह रचना कर रही है? एक तरफ सिख, दूसरे तरफ हिंदू, तीसरे तरफ दोनों समुदाय के अंदर जो दलित हैं, सिख और हिंदू, केस वाला और बिना केस वाला, दोनों के अंदर जो दलित समुदाय के लोग हैं, इनको साधने के लिए दलितों के सबसे बड़े चेहरे संत निरंजन दास का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सम्मान किया, पंजाब की राजनीति पर क्या लगता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? मित्रों, पंजाब वह राज्य है जहां एक जमाने में बसपा, बहुजन समाज पार्टी, छोटा ही कार्यकाल था, लेकिन बसपा का भी असर रहा। कांसीराम पंजाब के रहने वाले थे, होशियारपुर के। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दलित को अगर साध लिया पंजाब में 38% दलितों को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में हिंदू को साधने में पीछे नहीं रहेगी। और कुछ चेहरे, ऐसे चेहरे सिख पंजाबियों, पंजाब के सिखों की, ऐसे चेहरों को अगर बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया, जैसा चेहरा एच.एस. फुल्का का है, मनजिंदर सिंह सिरसा, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग भाई बीजेपी के नजदीक पहले आ चुके हैं। हिंदू समुदाय में बलराम जाखड़ कांग्रेस से आ चुके हैं। अश्विनी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैडर ही रहे हैं। तो जिस प्रकार की व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है पंजाब में,
रवनीत सिंह बिट्टू को आगे करके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का संदेश सिख मतदाताओं को दे रही है, और सामने कौन है मित्रों, यह महत्व रखता है। रवनीत सिंह बिट्टू, एचएस फुल्का, मनजिंदर सिंह सिरसा, ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए तब अति उपयोगी हो जाते हैं, अति उपयोगी मैं बोल रहा हूं, तब हो जाते हैं जब सत्ता में आम आदमी पार्टी है। जब सत्ता में आम आदमी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एचएस फुल्का, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा काम की उपयोगी हो जाते हैं मित्रों। अब चर्चा तो है राघव चड्ढा की भी, राघव चड्ढा की भी चर्चा है मित्रों कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और शायद बताया यह जाता है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के तरफ अगर देख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनकी पत्नी परिणीता चोपड़ा की। क्या आप जवाब दीजिएगा, मुझे इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में थोड़ा मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, लेकिन सच्चाई है जो कि राघव चड्ढा भी, संकेत यही है कि राघव चड्ढा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने तो उनको एक तरह से उपनेता पद से हटाया, राज्यसभा में बोलने से मना कर दिया, मना करा दिया कि नहीं, इनको आम आदमी पार्टी के हिस्से कोटे का समय नहीं मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, आम आदमी पार्टी की जो पहचान है, भगवंत सिंह मान की जो पहचान है पंजाब की राजनीति में, अरविंद केजरीवाल की जो पहचान है, और जिस पहचान के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली विधानसभा छीना, दिल्ली की सरकार छीनी, वो फॉर्मूला क्या पंजाब में लागू नहीं होता? नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, अराजक अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे उदाहरण बीजेपी ने पहले भी दिया है इतिहास में। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का संबंध कई खालिस्तानी चरमपंथियों के साथ रहे हैं, अलगाववादियों के साथ रहे हैं। और जब एक तरफ आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान के चरमपंथी अलगाववादियों के साथ संबंध रखने का, और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी में रवनीत सिंह बिट्टू, एचएस फुल्का जैसे चेहरे, जैसे सिख चेहरे, कौन सा नैरेटिव तैयार करेगा बताने की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी वैसे भी एक राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। भारतीय एचएस फुल्का के बीजेपी के साथ आने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है ना, क्योंकि पंजाब में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी ऑफ हिंदूज। सिख भारतीय जनता पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है। सिखिज्म के लिए बीजेपी को लोग मानते हैं कि बीजेपी खतरा है। ऐसे मानने वाले कुछ लोग हैं पंजाब के अंदर जिन्हें भटकाया भड़काया गया है। तो एचएस फुल्का जैसे लोग इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है मित्रों कि जब 1984 में सिखों के खिलाफ जिस प्रकार की वातावरण बना, उसमें सबसे ज्यादा सिख दंगा के दोषियों को अगर सजा दिलाने का प्रयास किसी ने किया एक राजनीतिक दल के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी थी, जो एचकेएल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे नेताओं से लड़ती रही दिल्ली में। सच है या नहीं है? तो ये जो पोजीशन है पंजाब की वर्तमान में की, सत्ता में आम आदमी पार्टी, विपक्ष में कांग्रेस, सब शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के तरफ वन वे इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग नहीं हो रहा है। एक दूसरा जो नैरेटिव तैयार हो रहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अब कमजोर हो गई, चौथे नंबर की पार्टी बन गई, और शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के पुत्र सुखबीर सिंह बादल पार्टी चलाने में सक्षम नहीं है। प्रकाश सिंह बादल जैसा उनका दिल नहीं है, बड़ा दिल होना चाहिए बड़ी पार्टी चलाने के लिए। ये सब जो माहौल है, इस कारण से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में न भूतो न भविष्यति, इससे बेहतर मौका बीजेपी को शायद नहीं मिलेगा। और यही बीजेपी
की सबसे बड़ी ताकत है कि बीजेपी को जब कभी भी किसी भी राज्य में छोटा सा मौका मिला है, अवसर मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को पलट दिया है। तो सवाल यही उठता है कि 2027 के मार्च महीने में जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान की सरकार को अपदस्थ करने में सक्षम होगी? बिना शिरोमणि अकाली दल के सहयोग के, अपने बलबूते पर? तो तीन स्थिति बनती है बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी सबसे पहले तो चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो 117 सदस्यीय विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी आधी से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बना ले। लेकिन इससे भी बड़ी बात है मित्रों कि बीजेपी चाहेगी कि अगर यह संभव नहीं हुआ इस चुनाव के दौरान 2027 में, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत कर आए जिससे कि बीजेपी और अकाली दल को मिलाकर एक सरकार बन जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी किंग नहीं तो किंग मेकर बने और बीजेपी मजबूर कर दे शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। कम से कम ऐसी स्थिति तो जरूर पैदा हो। अब इसमें बीजेपी कितनी सफल होती है? क्या बीजेपी को इस सफलता के रास्ते पर पहुंचाने में सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू, एच.एस. फुल्का, अश्विनी शर्मा जैसे नेता सक्षम होंगे या नहीं होंगे? आने वाला दिन बताएगा। लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके तो अभी बता सकते हैं। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।